नमस्ते। स्टार्ट करते हैं एशियन पेंट से। तो पास्ट में हमने इसके बारे में कुछ कुछ बात करी थी, हमने एक दो सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन भी लिए थे इसके रिगार्डिंग, बट डीप एनालिसिस नहीं किया था। और अब समझेंगे कि इसमें रिस्क फैक्टर क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है। ये बहुत सा बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कोई कंपनी पर बड़ी बन गई उसके बाद उसका कुछ नहीं हो सकता, उसमें कोई चमत्कारी रिटर्न नहीं बन सकता, यहाँ से 50-100 गुना नहीं हो सकती, लेकिन स्टिल ये एक अच्छा कंपाउंडर रह सकती है। और कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं जिसको हम बात करेंगे, क्योंकि अगर वो चीज़ें इसमें आई तो उसके बाद इसकी ग्रोथ पे क्वेश्चन उठेगा। और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से अभी भी ग्रो कर सकता है। एक लंबे रन पे अगर हम देखें 5-7 साल का अगर व्यू लेते हैं तो उस टाइम पे ग्रो कर सकता है। तो उसे देख के समझेंगे कि किस तरह से इसको देखना चाहिए और 2023 में इसको खरीदना वर्थ इट होगा या नहीं। क्योंकि पास में तो हमने देखा कि बहुत अच्छा रिटर्न बनाया, बट उस अब के टाइम में और उस टाइम में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि उस टाइम पर इसके कॉम्पिटिटर्स इतने एडवांस नहीं थे और उस टाइम पर ये इतना बड़ा भी नहीं था, तो वहां पर इसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी। अब डिफरेंट तरीके से ग्रो कर सकता है, उस तरीके से ग्रो करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 50% से ज्यादा मार्केट शेयर ऑलरेडी इसका पेंटिंग इंडस्ट्री में है। तो अभी 50% के आसपास इसका पेंटिंग इंडस्ट्री में मार्केट शेयर है, लेकिन कुछ कुछ नए प्लेयर्स भी एंटर हुए हैं, जैसे बर्जर पेंट हो गया, इंडिगो पेंट हो गया, और कुछ दूसरी इंडस्ट्री से उठ के भी भाई यहाँ पे आ गए हैं अपना सिक्का आजमाने, जैसे JSW पेंट हो गया। और कुछ कुछ और कंपनीज भी हैं, जैसे बिरला वाइट जो पुट्टी आती थी वो भी अब पेंटिंग में घुस रहा है, अपना वाटर प्राइमर वगैरह और जो वाटर बेस्ड पेंट्स होते हैं उन सब में थोड़ा दिमाग लगा रहा है। तो वहां से मार्केट शेयर छिन सकता है या नहीं, उस बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि अभी इसको परचेज करने में सेंस बनता है या फिर खेला खत्म, पैसा हजम वाली बात है। तो भाई 3 लाख करोड़ के आसपास, 3,10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। वहां पर इसका आरओई निकल के आता है आपका 28%, आरओसी निकल के आता है 38%। आरओई दिखता है कि भाई अच्छा आरओई है, यहाँ से अगर इसको ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कंपनी के पास कैश की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। कंपनी के पास 362 करोड़ कैश है। कैश से मेरा मतलब वो था कि रेवेन्यू आ रहा है कंपनी के पास, कैश पहले थोड़ा बहुत कम रहेगा, 300 करोड़ कैश कोई वर्थ इट रखता नहीं है इतने बड़े मार्केट कैप में। उसमें अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 19% का है। आप इसमें थोड़ा सा देखिए कि अगर सेल्स ग्रोथ 25% से कम है तो मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट अगर कोई बड़ी कंपनी है उसके लिए 19% सेल, 19-19.5% सेल करना भी अच्छा एक ऑप्शन होता है। प्रॉफिट ग्रोथ 30% है। अब देखो आप एक चीज समझना, अगर प्रॉफिट ग्रोथ 30% है और सेल्स ग्रोथ 19.5 मतलब 19-20% है, तो वहां से एक चीज समझ में आती है कि भाई कंपनी के पास प्रॉफिट्स आ रहे हैं ज्यादा, लेकिन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। तो ये एकदम तूफानी कोई रिटर्न नहीं दे पाएगा, बट एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रह सकता है। अब बात करते हैं कि ऐसा नया क्या है जो हम इसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई नया ये है कि अब ये खाली पेंट तक सीमित नहीं है, अब इसके और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एशियन पेंट बाथ सेंस, या उसमें जो हमारे बाथरूम में नल वगैरह होते हैं, शॉवर वगैरह होते हैं, वो सब में घुस गया है। क्योंकि आजकल आप देखेंगे हर कोई अपने लिए डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे पहले क्या होता, 2 टोटी होती थी भाई, एक समर का हो गया ताजी पानी आएगा उसमें, और एक आता था कि भाई टंकी से आएगा। अब वो सिनेरियो बहुत डिफरेंट हो गया है, 50 तरह की अलग अलग एसेसरीज आती हैं, और जितना पैसा आदमी कमाया जा रहा है कि भाई IT एम्प्लॉय कोई अच्छा पैसा कमा रहा है, कोई कुछ कुछ ना कुछ अपना प्रोफेशन बना के अच्छा पैसा कमा रहा है, तो वो अपनी लग्जरी को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हर जगह पर वो डिस्क्रेशनरी एक्सपेंड करते हैं। डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है जिसके बिना काम चल सकता है, लेकिन उसको एंटर करने से उनका लग्जरी बढ़ता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा सा इंप्रूव होता है, वो डिस्क्रेशनरी होता है। तो डिस्क्रेशनरी में आप देखेंगे डेविएटर वाले नल होते हैं, जिसमें क्या होता है कि भाई गर्म वहीं से खुल के आएगा, और आप देखेंगे होटल्स वगैरह में लगे होते हैं। अब वो लोग धीमे धीमे घर पे लेके आते हैं। मतलब अगर मैं अपनी बात भी करूं तो हमारे यहाँ भी एशियन पेंट बाथ सेंस लगा है, क्वालिटी वाइज मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। इसके अलावा एक बिजनेस और है इनका, वो बिजनेस है स्लीक किचन। तो उसमें क्या करते हैं, किचन की कुछ ना कुछ एसेसरीज और डिजाइनिंग वगैरह में काम करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू देखें तो कंपनी का 2% रेवेन्यू केवल आता है यहाँ से, बड़ा रेवेन्यू नहीं आता है। बट जब आप इतने बड़े मार्केट कैप पे बात करते हो तो 2% रेवेन्यू, अगर ये कोई छोटी कंपनी इस तरह का रेवेन्यू बनाती तो फट जाता, 50 गुना 100 गुना शेयर हो जाता। लेकिन ये इतनी बड़ी हो चुकी है कि यहाँ से अगर इसके हम टोटल सेल में परसेंट निकालने की सोचें तो वो 2% भी अपने आप में अच्छा खासा नंबर है, वो इन फ्यूचर इंप्रूव कर सकता है। क्योंकि अभी जो हमारे रोड प्रोजेक्ट्स हैं उसकी वजह से ये जो हाउसिंग वाला बिजनेस है, जिसमें मैंने पास्ट में भी कई सारे शेयर्स की बात करी जो हाउसिंग से रिलेटेड है, तो ये जो स्लीक किचन हो गया
और इसके अलावा एशियन पेंट बाथ सेंस हो गया, और पेंट्स तो ऑलरेडी हैं ही। तो वहां से करके क्या होता है, डिमांड थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिख रही है। इस साल का जो बजट आया उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि एशियन पेंट के कॉम्पिटिटर्स कुछ कुछ इसका प्रोडक्ट खाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ एक्स्ट्रा चीज निकाल दिया, फिर कुछ ऐसा चोचलेबाजी कर दी एडवर्टाइजमेंट में कि ऐसा मत लो ऐसा लो। जैसे कई सारे करते हैं कि भाई डर्ट फ्री पेंट लो, एशियन पेंट में तो ये वो, ऐसे करके इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं। तो इसमें एशियन पेंट क्या कर रहा है, एशियन पेंट का क्या है, पास्ट में इनके सीईओ बहुत डोमिनेंट थे, मतलब अपने जो उनके डिसीजंस थे वो उस पर बहुत श्योर रहते थे। और उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में बोला था जब रिजल्ट आया था कि वेरी डीप पॉकेट्स के साथ लोगों ने, बहुत पैसे वाली कंपनियों ने एंटर करने की कोशिश करी, बट डोमिनेंसी एशियन पेंट की कभी खत्म नहीं कर पाए। पास्ट बहुत पुरानी कंपनी है, उस टाइम से हम इसे कंसिस्टेंट कंपाउंडर देख रहे हैं, जब से डोमिनेट कर रही है मार्केट में। अगर आप किसी भी पेंट की शॉप पे जाएंगे आप देखेंगे 50 बाल्टी एशियन पेंट की हैं, फिर 2 4 5 बाल्टी कर करके और अलग अलग ब्रांड इंक्लूड होते हैं। इसमें हो क्या रहा है, जैसे और ब्रांड अगर घुस रहे हैं तो कुछ ना कुछ सेल तो वही निकालेंगे। अब वो इसको डोमिनेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसको पता लगाने का एक मस्त तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसका तरीका ये है कि भाई उनका जो टॉप लाइन है सेल्स ग्रोथ, और इसका जो टॉप लाइन है, अगर उनका टॉप लाइन इसके टॉप लाइन को बीट कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो वो कंपनीज इससे मार्केट शेयर छीन रही हैं। सिंपल सी चीज है कि भाई मैं 10 रुपए का माल बेच रहा हूँ, मैंने अगले साल 12 का बेचा, मेरे बगल वाला 10 रुपए का माल बेच रहा है, उसने 15 का बेचा, तो वो मुझसे मेरा मार्केट छीन रहा है। ये बहुत सिंपल सी चीज है, आपको शायद समझ में आ रही होगी। इसके साथ उनके जो और प्रोडक्ट हैं, जैसे आप देखो बिरला है, बिरला इसके पेंटिंग इंडस्ट्री में कुछ कुछ अपने प्रोडक्ट्स ले लेके आता है। मैं, मेरे फ्रेंड्स की कुछ ना कुछ शॉप्स हैं, तो मैं वहां पर पूरी रिसर्च करके बैठा था कि यार कौन कौन एंटर हो रहा है और क्या क्या कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि एशियन पेंट भी अपनी खुद की नई नई फैक्ट्रीज लगा रहा है कि भाई तुम मेरे बिजनेस में घुसोगे तो मैं भी तुम्हारे बिजनेस में घुसूंगा। तो ऐसा करके देख रहे हैं। जो वॉल पुट्टी है उसके लिए इन्होंने 400-500 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया और एक नई फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वॉल पुट्टी अगर आप देखेंगे अभी बिरला और जेके वगैरह, सकरनी वगैरह, ये सारे ब्रांड्स आते हैं। एशियन पेंट इतना डोमिनेंट नहीं है, बट अब ये जब ये फैक्ट्री लग जाएगी उसके बाद ये लोग एक्सपेंड करेंगे वॉल पुट्टी में भी। इसके अलावा कंपनी के पास 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में। पेंट के बिजनेस में क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है क्योंकि 100-200-500 रुपए का एक डिब्बा, आप यहाँ से अगर उधर ट्रैवल करोगे तो पहली चीज तो भारी बहुत है, दूसरी चीज वो बड़ा बहुत है। आप मोबाइल कहीं से बेचते हो तो भाई लाख रुपए का मोबाइल छोटी सी जगह में आ जाता है। तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव करने के लिए जितने ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंगे उतना सही रहता है, क्योंकि पास के पास इजीली कैटर कर पाते हैं अपने शॉप्स को माल भिजवाने के लिए। तो एक नई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, 2100-2200 करोड़ रुपए का उसमें कैपेक्स किया है। वो फैक्ट्री मेनली वाटर बेस्ड पेंट्स बनाने के लिए यूज होगी, जो डिस्टेम्पर टाइप के होते हैं, मतलब जो वाटर बेस्ड होते हैं जिसमें ऑयल का यूज नहीं होता। वो फैक्ट्री एक और लग रही है। इसके अलावा बाहर भी कंपनीज की कुछ ना कुछ फैक्ट्रीज हैं अगल बगल, जैसे आप बांग्लादेश देख लो, श्रीलंका देख लो, 2-2 फैक्ट्री इधर उधर भी है, नेपाल में भी कुछ फैक्ट्रीज हैं, 1-2 फैक्ट्रीज हैं। तो ऐसा करके कंपनी ने हर जगह अपना ग्रिप बनाया हुआ है। तो अगर आप देख रहे हैं कि भाई मेरे को एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर मिल जाए जहां पर नींद मेरे को अच्छी आए, रिस्क ना रहे यार, मेरा पैसा डूबे नहीं। 1-2 सब्सक्राइबर्स ने बोला कि यार अच्छे शेयर्स बताओ, तो ऐसे शेयर में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप बेफिक्र सोच सकते हो कि यार मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, मुझे पता है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं। क्योंकि एशियन पेंट, यार मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरे बगल में वॉल है, यहाँ पे भी एशियन पेंट लगा है, मेरे बगल में वॉशरूम है तो वहां पर भी भाई नल लगे हैं एशियन पेंट बाथ सेंस, और ऐसे करके कुछ ना कुछ नई नई सर्विसेज को इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे देखो पेंटिंग में तो इन लोगों ने इतना बड़ा अपना फील्ड बना लिया है कि वहां पर अब जैसे 50% से ऊपर मार्केट शेयर हो गया, तो वहां पर एक्सपेंड करना इतना ईजी नहीं है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको ही कुछ कुछ नई नई सर्विसेज ऑफर करना इजी है। जैसे हम लोग अपने जो बाथरूम है उसकी एसेसरीज लेने गए थे, तो वहां पर हमने देखा बाथ सेंस लिखा था, तो मैंने कहा बाथ सेंस कौन सी कंपनी है, तो वहां पर देखा कि एपी, उस पर मेंशन लिखा है एशियन पेंट्स। तो वहां से ट्रस्ट आया कि भाई एशियन पेंट का अलाउ दे दो। और ऐसे ही क्या होता है, अभी आप किसी नॉर्मल बंदे से दीवार पे पेंट कराओगे तो क्या भाई ब्रश के निशान आ गए, मजा नहीं आ रहा, या फिर तूने ढंग से वॉलपेपर नहीं लगाया, मजा नहीं आ रहा। तो ये क्या करते हैं, ये अपने जो लग्जरी कस्टमर्स हैं जो अच्छा पे कर सकते हैं उनके लिए पेंट एप्लीकेशन सर्विसेज, वॉलपेपर एप्लीकेशन सर्विसेज, और डिफरेंट अगर आपको कोई टेक्सचर कराना है दीवार पर तो उस तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जिससे क्या होता है, देखो आपको मैंने 2-3 चीजें बताई। किचन के लिए स्लीक किचन हो गया, एसेसरीज और कुछ ना कुछ डिजाइनिंग, एशियन पेंट बाथ सेंस हो गया। इसके अलावा
वॉल पेंटिंग सर्विसेज हो गई, तो ये सब सर्विसेज करके ये अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही ज़्यादा पैसा बनाते हैं। इसके अलावा सॉरी इसके अलावा जो कंपनी के सीईओ हैं उनसे मैंने क्वार्टर कुछ ना कुछ चीज़ें मैंने समझी थी, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि मानसून निकल के जाता है, बारिश वारिश हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, जैसे आप बारिश हुई घर में, तो उसमें क्या होता है, आप देख रहे हो कि भाई कहीं से दरार पड़ रही है, वहां से पानी लीक हो रहा है, और आपका पुराना पेंट हो रखा है, उस पर पपड़ी पड़ गई है, या फिर ब्लैक कलर के कोई ना कोई मार्क्स आ गए हैं, वो आप देखते हो ना, काई टाइप की जम जाती है, वो सब होता है। तो जब बारिश का सीजन जाता है उसके बाद हम करते हैं कि भाई बारिश अब गई, अब जो भी है कि भाई छत लीक कर रही है, एशियन पेंट वाटर प्रूफिंग डैम्प प्रूफ करके प्रोडक्ट आता है, वो लगा दो, और भाई जहां जहां से लीकेज हो गई है एक बार इसको पूरे को पेंट करा दो। तो वो सब चीजें कर आके वहां से सेल निकल के आता है। तो आप इसमें ये चीज समझ सकते हैं कि यार जिस टाइम पर कंपनी का सेल डाउन है उस टाइम पर आप इसके क्वार्टर सिस्टम को समझो कि भाई जिस टाइम बारिश का सीजन आ रहा है, बारिश के सीजन के बाद जो मंथ में सेल्स निकलेगी उसके क्वार्टर का रिजल्ट कब आया, क्योंकि उसके क्वार्टर का रिजल्ट आता है तो वहां से लोगों को, हर एक बंदे को ये चीज समझ नहीं आएगी। क्योंकि आप सीईओज और सीएफओज के इंटरव्यूज सुनो, वो उस पर आप व्यूज देखो, वहां पर व्यूज बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम व्यूज होते हैं। मुझे नहीं पता भाई कम व्यूज क्यों होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि यार मोस्ट ऑफ द लोग जो मार्केट में पैसा खोलते हैं उसका रीजन ही ये है कि डायरेक्ट ओनर आपको बता रहा है। अब मैं क्या हूं, मैं तो थर्ड पार्टी हूं, मैं उनसे सुन के आपको बता रहा हूं खुद समझ के, बट वहां पर डायरेक्ट ओनर आपको बता रहा है, कंपनी का फाउंडर बता रहा है, या फिर सीईओ सीएफओ बता रहे हैं, तो उनको मुझसे ज्यादा पता है, ऑब्वियस सी बात है। बट उनके वीडियोस पे व्यूज नहीं आते न्यूज चैनल पे जब वो बात करते हैं, तो वो बड़ी एक अजीब चीज लगती है। इसके अलावा एक चीज आप और देखें, जो मेन इसका सेल होता है वो होता है आपका फेस्टिव सीजन में। फेस्टिव सीजन जैसे कि दिवाली आ रही है, उस टाइम पर घर पेंट होता है, तो वहां पर पूरे इंडिया में एकदम से सेल बूस्ट करके आता है। तो ये इनका पूरा सेल्स का सिस्टम है कि भाई उस एरिया से सेल आएगी। तो ऐसा करके आपको समझना चाहिए कि कौन कौन से क्वार्टर्स में सेल आ सकती है। और बात करें भाई पी की, तो 67 68 के आसपास का पी मेरे को अभी दिख रहा था। मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये मल्टीबैगर रिटर्न बनाए या नहीं बनाए, लेकिन कंसिस्टेंट कंपाउंडर जरूर रहेगा। अब आप बात करो कि भाई साल 2 साल से तो चल नहीं रहा है, तुम क्या बात कर रहे हो, कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहेगा। होम फर्स्ट भी साल 2 साल से नहीं चल रहा है, हमने परचेज किया है, उसके बाद रिटर्न बनना है, 15 17 20% भाग चुका है वहां से। ना चलने का रीजन होता है ओवर प्राइस्ड, पी उसका ज्यादा हो और रिटर्न उसका कम हो, वो उसका रीजन होता है ना चलने का। बट अगर पी ज्यादा है और रिटर्न अच्छा आ रहा है एज एक्सपेक्टेड है, तो पी क्या होता है, पी अपना एवरेज बनाता रहता है। 100 110 का पी आ गया 60 70 पे, तो वहां से आप देखेंगे अगर अब वापस से रिटर्न बनता है तब तो रिटर्न बनेगा ही। अब अगर साल भर कंसोलिडेट भी कर गया तो अगली साल आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा, मुझे ऐसा लगता है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में सोचना नहीं चाहिए। अगर आपका मोटिव है कि मैं एफडी से ज़्यादा रिटर्न बना लूँ, तो डेफिनेटली आप एशियन पेंट्स को देख सकते हैं, और अपना रिसर्च खुद करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके करें। इसके अलावा भाई कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। प्रतीक जी बोल रहे हैं, थैंक्स फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन एंड सर प्लीज लेट मी नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू यू मेकिंग 10 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। भाई ऑलरेडी मेरे पास हैं। देखो मेरे को आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं पता, तो मैं आपके लिए मिक्सचर बना देता हूं जिसमें हम कवर करेंगे। कुछ लार्ज कैप्स को लेते हैं और कुछ मिड कैप को लेते हैं। स्मॉल कैप में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, एक आध आ जाए तो आ जाए, तो 10 तो नहीं, जितने दिमाग में आ रहे हैं उतने आप समझो, बाकी अगले वीडियो में आप देखोगे आपको अपने आप से ही समझ में आ जाएगा। एशियन पेंट को आप देख सकते हो, बजाज फाइनेंस को आप देख सकते हो, इसके अलावा कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा फाइनेंस सेक्टर में देखो, अब रोड बन रहे हैं तो लोगों को घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो जो फाइनेंसर्स हैं उनको आप देखो। आवास को आप देखो, फुल्ली प्राइस्ड है, उसमें आपका रिटर्न बनेगा नहीं, लेकिन सेफ सिक्योर कंपनी, आप वहां जाओगे तो कंसोलिडेट मारेगा, लेकिन इन फ्यूचर के लिए अच्छी कंपनी लगती है। इसके अलावा अगर हम होम फर्स्ट को देखें, तो होम फर्स्ट का टॉप लाइन काफी अच्छा ग्रो कर गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नियर फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा आप पॉलीकैब को देखो, जब घर बनेगा तो उसमें तार डलेगा, पॉलीकैब का डलेगा, स्विच बोर्ड लगेंगे, पंखा वंखा कुछ लगेगा, तो वो सारी चीज़ें पॉलीकैब बनाता है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में अगर देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उत्कर्ष के बारे में हमने पास में बात करी, इसके फाइनेंसेस और जो लोन बुक है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। यूपी और बिहार में कंपनी के फाउंडर को बहुत अच्छा ग्रिप है। कल रात को बैठ के मैं उसी का इंटरव्यू सुन रहा था,
जो गोविंद जी हैं, आई एम नॉट श्योर कि मैं उनका ठीक नाम ले रहा हूँ नहीं, शायद गोविंद जी हैं, उनका वो सीईओ और फाउंडर हैं कंपनी के। तो मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, काफ़ी अच्छा ग्रिप है उनको बैंकिंग का। पहले वो आईसीआईसीआई बैंक में काम करते थे, 2016 से उन्होंने 2023 तक ही 5,000 से ऊपर, मतलब 5,000 करोड़ से ऊपर की वैल्यू बना दी है बैंक की। तो भाई स्किल तो है बंदे में, और प्रॉफिटेबल बैंक बनाया है, लॉस मेकिंग बैंक नहीं है, तो ऐसा करके आप उसे देख सकते हो। इसके अलावा आप कुछ ना कुछ मिड कैप आईटी में देख सकते हो, कि पीआईटी टेक्नोलॉजीज हो गया, टाटा एलेक्सी हो गया, मैं बताता रहता हूँ इसके बारे में। थोड़े बहुत टाइम के लिए आपका जो पोर्टफोलियो कंसोलिडेट कर सकता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, अगर आपका 5-7 साल का, 8-10 साल का व्यू है, तो डेफिनेटली आप इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाएंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, सर एज यू डू पोजिशनल इन्वेस्टिंग एंड बुकिंग प्रॉफिट रेगुलरली, सो योर ट्रांजेक्शन अमाउंट विल बी ह्यूज एज योर बाइंग एंड सेलिंग। हाँ, कभी कभी भाई हो जाता है ऐसा। So may I know there so may I know, is there any need for some upper cap to invest or transaction for ITR return to avoid any notice? भाई नोटिस आ गया था यार एक बार। हुआ क्या था, मैं बिजनेस में ऐसे, हमारा बिजनेस थोड़ा सीजनल टाइप का है, तो उसमें क्या था, एक टाइम पे पैसा बन गया मेरा अच्छा खासा, बैंक गया, मैं पलटे आया बैंक में सारे पैसे। तो वहाँ से बैंक से मुझे फ़ोन आता है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। तो मैंने कहा यार अब पैसा कहाँ से आया, बिजनेस से आया। तो उन्होंने बोला किस पर्पज़ के लिए आपको डिपॉजिट करना है। तो भाई हालत ख़राब हो गई थी मेरी, तो मैं देखने लगा यार क्या जवाब दूँ इन्हें, कैसे जवाब दूँ। फिर मैंने अपने लॉयर को फ़ोन किया कि भाई इन्हें क्या जवाब दूँ, तो उन्होंने मेरे को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दिया, वो मैं ऑन कैमरा बता नहीं सकता। फेयर सॉल्यूशन था यार, कोई 420 का काम करते नहीं है। तो वहाँ से समझ में आया, और उसके बाद वो लव लेटर्स आने लग गए मेरे को बैंक से कि आपने इतने लाख से ऊपर का डिपॉजिट कर दिया, आपका सेविंग्स अकाउंट है और आप इसमें इतना पैसा नहीं डाल सकते। तो वहाँ से भाई दिमाग खराब हो गया कि कई हज़ारों रुपए का फाइन लगा दिया उन्होंने मेरे ऊपर। वो पर 1,000 रुपीज़ कुछ लगा रहे थे, हर 5,000 रुपये पे कुछ रुपए। तो भाई ऐसी तैसी हो गई, आप यूँ समझ लो। अच्छा खासा अमाउंट चला गया। मैंने उसके बाद वो बैंक में, नाम नहीं लूँगा कौन से बैंक का था, बट मैंने बैंक में से अकाउंट ही हटा दिया कि भाई कौन भरेगा इसे। तो हर बार मतलब हर 15 दिन में ये आपका चार्ज आ गया, किस चीज़ का, वो आपने पैसा जमा करा दिया था। उससे पहले मैंने अकाउंट खाली छोड़ दिया था, तो यार वहाँ पे वो पैसे काट लेते, मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते। अब इतना पलट दिया तो उसके बाद वो कर रहे हैं कि यार इतना सारा जमा नहीं कर सकते। मैंने कहा चाहते क्या हो यार। तो इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अगर आप बात कर रहे हैं, आई थिंक ITR पीपल में आस्क यू फॉर वेयर यू आर गेटिंग दिस बिग अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। देखो इसके लिए मैं आपको एक मज़ेदार सॉल्यूशन देता हूँ। आप 5 लाख तक का अगर रिटर्न फाइल करते हो, तो आपको कुछ, मुझे नहीं पता यार ये मतलब ऑन कैमरा बोलने की चीज़ है या नहीं, कोई लव लेटर एक और आ जाए मेरे पास कहीं से। तो चलो बताता हूँ यार, आप हमारे सब्सक्राइबर हो। तो उसमें क्या है कि आप 5 लाख से अंदर अगर ITR फाइल करते हो, तो आपको टैक्स तो कुछ देना नहीं है, लेकिन 5-5 लाख आपका वाइट मनी इकट्ठा हो रहा है। तो जब भी आप कमा के इन्वेस्ट करोगे, तो आप आंसरेबल हो कि भाई 5 साल से 5-5 लाख कमा रहा हूँ, तो यार 20-22 लाख रुपए अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया, 4-5 लाख मेरा खर्चा हो गया, 25 लाख रुपए मेरी इनकम थी। तो ऐसा करके आप अगर दिखा सकते हो अपनी पास्ट उसको कि मैंने सब तरफ ITR भरे हैं, तो वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा अगर आप बड़े अमाउंट्स भी करते हो, अब तो अगले साल से 8 लाख रुपए हो गया है शायद, 7 लाख है जाने 8 लाख है, वहां तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना। अगर आप इसके ऊपर भी बनाते हो पैसा, आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हो स्टॉक्स में, मुझे लगता है आप कुछ ज़्यादा मोटा पैसा कमा रहे हो कहीं से। तो अगर आप पैसा कमा रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप उस पर टैक्स दो और उसको मार्केट में लाओ। मार्केट में साल भर के अंदर आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। साल 1.5 साल में आप देखोगे 15-17% से भी आपने ग्रो किया, 2 साल में आपका 30% बाहर हो गया। तो टैक्स से डरना नहीं। आपका ब्लैक मनी जो, अब मेरे को नहीं पता यार आपके पास ब्लैक मनी है या नहीं, आप थोड़े अमीर लगते हो मुझे। तो अगर आपके पास कुछ ना कुछ अगर ब्लैक है या फिर ऐसे है, तो आप उसे वाइट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टैक्स दो, क्योंकि साल 2 साल के अंदर स्टॉक से रिटर्न जब आप बनाओगे, तो वो आपका सही हो जाएगा। आप किसी और को रखवाओगे या कुछ भी ऐसा करोगे, तो वहाँ से आपका पूरा कैपिटल रिस्क में आ जाता है। तो ऐसे देखना चाहिए, टैक्स भरो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैनी पीपल आर बुलिश इन न्यू एज बिजनेसेस लाइक पेटीएम, जोमेटो, PB Fintech. काइंडली शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज ऑन दिस कंपनीज। PB Fintech शायद पॉलिसी बाजार है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। न्यू एज बिजनेसेस, पेटीएम, जोमेटो, PB Fintech। भाई ये न्यू एज बिजनेसेस हैं, सारे लॉस मेकिंग, और इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई दिन में 10 बार तो पेटीएम मैं ही कर देता हूँ। जोमेटो से भी भाई रात में बैठे हैं घर पे, तो कोई बनाएगा नहीं रात में खाना, तो जोमेटो से ही भाई पिज़्ज़ाबाजी चलती रहती है, पिज़्ज़ा आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक आ रही है। PB Fintech में कुछ दिन पहले ही अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया था पॉलिसी बाजार से। इन सब लोगों को जेब से मैं पैसा भरता हूँ, तो
मैं इनको इग्नोर तो नहीं कर सकता, ये पार्ट ऑफ लाइफ है हम सब लोगों का, तो हमें इग्नोर तो नहीं कर सकते, ये एक फील्ड बन चुका है। बट पैसे देने की जैसी बारी आती है ना यार, पेटीएम पे बोला कि भाई तुम्हारा 50,000 का बिल है, इतना परसेंट में 200-250 रुपये तुम्हें चार्ज लगा रहा हूँ बिल भरने के लिए, मैंने उसको हटाया कि भाई मुझे नहीं देना, तो ये 250 रुपये मैंने गूगल पे पर जाके भर दिया। और वहीं से अगर जोमेटो पे 500 रुपये किसी चीज़ का बिल आ रहा है और 350-400 रुपये का 425 रुपये का स्विगी से आ रहा है, तो इवन मैं भी यार मैं फ्लिप कर देता हूँ जोमेटो से स्विगी पे। तो ऐसा करके इनको पैसे कमाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। बट पेटीएम और जोमेटो अब ये कुछ ना कुछ चीज़ें ला रहे हैं कि भाई जोमेटो बोल रहा है हम सस्ता नहीं बेचेंगे, पहले इसको आदत लगाएंगे, उसके बाद यार बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई पैसे नहीं देने वाला। मेरे हिसाब से टर्न अराउंड कंपनीज हैं ये, बिजनेस अच्छा है, बड़ा बिजनेस है, लेकिन टर्न अराउंड कंपनी इनको जरा घूम के आने दो वापस। साल 2 साल का सॉरी साल 2 साल का रिटर्न निकले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई थोड़ा सा जब ग्रोथ दिखता है ना उसके बाद ही मैं थोड़ा कंफर्टेबल होता हूँ पैसा लगाने के लिए। सर, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू डिस्कस बसंत सर्स विजडम शेयर्ड इन द बुक इन दिस चैनल इन द फॉर्म ऑफ, आप उनकी बुक की बात कर रहे हो शायद, वीडियो ऑफ चैप्टर 1 to लास्ट। अब यार बुक पढ़ने में बड़ा आलस आता है। आई रेस्पेक्ट बसंत सर, मैं उनका एक भी एपिसोड मिस नहीं करता। अभी मैं यहाँ से इसको रिकॉर्ड मार के उसके बाद जाऊँगा आस्क बसंत देखने के लिए। उनका जो नॉलेज है दैट इज ट्रिमेंडस, मतलब वो 30, 32, 35 साल का आपको अपना एक्सपीरियंस बातों बातों में शेयर कर देते हैं, तो आपको उसको मिस नहीं करना चाहिए। आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन आपको ऐसा समझना नहीं चाहिए कि यार इसकी वैल्यू नहीं है। एक एक एपिसोड के लाखों करोड़ों रुपए वैल्यू है अगर कोई बनाना चाहे तो, क्योंकि वो आपका गलतियों को रोकेंगे। आप जो गलती करने वाले हो वो उसको बता देंगे कि भाई मैंने ये किया था, बेकार चीज़ है, मत करो। और वो कोर्स बेचने में नहीं लगे हैं, वो एक्चुअल में मतलब उनके पास बहुत पैसा है और इतना सारा सब्सक्राइबर बेस है, इसके बाद भी वो वापस से कुछ ना कुछ चीज़ को मोनेटाइज करें तो भाई करोड़ों रुपए अभी भी बन जाए, लेकिन वो करते नहीं हैं। तो मेरे को बहुत जेन्युइन लगते हैं। आपकी बात पे वापस आते हैं कि भाई बुक को तो यार पढ़ने में थोड़ी मौत आती है यार बुक्स को। मैं प्लान कर रहा हूँ यार बसंत सर से मैं 1-on-1 मीटिंग के लिए जाऊँ तो कैसा रहे, मतलब डिस्कस करूँ उनसे कुछ, मैं उनको इन पर्सन सामने बैठ के समझना चाहता हूँ यार घंटे 2 घंटे की ये सोचते कैसे हैं। अब यार आई थिंक 60 के आसपास उनकी एज है, मुझे बड़ा डर लगता है कि यार मैं अगर इनसे नहीं मिल पाया, इन केस अगर वो कहीं बाहर शिफ्ट हो गए, वो बहुत इधर उधर कहीं घूमने फिरने जाते रहते हैं, मुझे लगता है यार कि इनसे जल्दी से जल्दी मिल लिया जाए, क्योंकि अगर मैं उनसे नहीं मिल पाया तो यार वो बड़ा थोड़ा वो रह जाएगा कि यार अब कैसे मिले। और वो विंडो वो वाली क्लोज करने की भी बात करते रहते हैं कि यार उनके पास टाइम नहीं है उस तरह से। तो मेरे को लगता है कि जल्दी उनसे मिलने की प्लानिंग चल रही है मेरी, तो अगर मिलने गया तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। और अगर कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड हो पाया मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वो करने देंगे तो यार कुछ क्वेश्चंस मेरे भी हैं ऑन कैमरा, अगर हम रिकॉर्ड कर पाएँ तो यार अपलोड करूँगा आप लोगों के सामने। अमित जी बोल रहे हैं, नमस्कार भाई, कल आप मेरा क्वेश्चन लेना शायद भूल गए, माफ़ करना यार अमित जी, क्योंकि वो आपने पुराने वीडियो पे क्वेश्चन डाला था। आप जब भी क्वेश्चन डालें आप मेरे लेटेस्ट वीडियो पे डालें, क्योंकि अभी भी मैं जो देख रहा हूँ ये लेटेस्ट वाले देख रहा हूँ, पुराने वाले देखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। इफ़ पॉसिबल देन ट्राई टू टेल, भाई आप ये बताइए कि IDFC एंड IDFC बैंक में से किसको लेना चाहिए, कॉज आफ्टर मर्जर ऑफ दीज कंपनीज, बिकॉज आफ्टर मर्जर ऑफ दीज कंपनीज, कॉज इनने शॉर्ट में लिखा है। IDFC के 100 शेयर पर IDFC बैंक के 155 शेयर मिलेंगे। भाई मैंने कैलकुलेशन लगाया तो आपको लगभग आप जो करना चाह रहे हो कि IDFC के 100 शेयर पर IDFC बैंक के 55 शेयर मिलेंगे, इट मीन्स प्राइस का अकॉर्डिंग IDFC सस्ता है। IDFC सस्ता है, 11-12% का आपको रिटर्न इसमें मिल जाएगा। और आज की प्राइस से बात करें तो मैं इसको वीडियो को अभी अपलोड कर दूंगा, तो आप अपलोड डेट से अंदाज़ा लगा सकते हो मैं किस डेट की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से अगर आप देखें तो भाई 11-12% का आपको आर्बिट्राज मिल जाता है। आर्बिट्राज मतलब डिफरेंस। प्लीज़ अपना व्यू बताइए IDFC और IDFC बैंक। भाई IDFC के तो बाजे बजे हुए हैं, मेरे को फाइनेंशियल समझ नहीं आते हैं, उठापटक बहुत है। IDFC बैंक में भी उठापटक ज़्यादा है, लेकिन जो आई एम नॉट श्योर मैं उनका नाम ठीक ले रहा हूँ नहीं, देख ही लेते हैं फिर नाम, वी विश्वनाथन था शायद, चलो जो भी है।
तो जो उनके करेंटली अभी आईडीएफसी बैंक के सीईओ हैं, अगर उनकी बात करें तो बंदे में फायर है, फायर इन द वैली है। वो टर्न अराउंड करने के लिए बहुत फेमस हैं। वो किसी भी कंपनी को ऐसा ठोक के एकदम सॉलिड रॉकेट बना देते हैं। तो मेरे को जब जब तक वो बंदा है ना कंपनी में, जब तक मेरे को कोई रिस्क नहीं लगता। मेरे को लगता है कि सॉलिड बिजनेस है, बढ़िया चलेगा। और आईडीएफसी बैंक और आईडीएफसी जो दूसरा शेयर है, वो दोनों जब मर्ज हो जाएंगे तो उनके हाथ में ग्रिप रहेगा। वी विश्वनाथन है, या फिर मैं नाम शायद गलत ले रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, बट वो जो बंदा है, जो एमडी एंड सीईओ है, तो वहां से मेरे को उस बंदे पर ट्रस्ट है। और अगर आप देखेंगे तो देयर इज नथिंग मच टू लूज। 22 के आसपास का पी है जो आईडीएफसी बैंक का है। तो अगर आप देखेंगे कि दोनों के मिलने पे अपॉर्चुनिटी बनती है, तो भाई अपॉर्चुनिटी तो बनती है। साल 2 साल आप शेयर रख के देख सकते हैं, हो सकता है अच्छा ग्रिप बन जाए, तो अच्छा इसमें प्रॉफिट बन जाए। लेकिन अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क मेरे को बड़ा नहीं लगता है। अगर शेयर नहीं चला तो भाई 22 के पी से क्या ही नीचे गिरेगा। और वो बहुत स्ट्रांग बंदा है जो सीईओ है, वो एकदम स्किल्ड है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर उनके हाथ में ग्रिप रही तो साल, 1.5 साल, 2 साल में बहुत कुछ चेंज हो सकता है कंपनी में। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। अभी क्वेश्चंस इतना ही है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई।